अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पहला न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की प्रेजेंस को जो है वो डिस्कवर किया सेल के अंदर, और बताया कि ये एक प्रोमिनेंट सी बॉडी है जो कि सेल के सेंटर में नज़र आती है, और इसको साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्कर सी अपीयरेंस इसकी बताई। और उसके बाद ऐसे ऐसा मालूम हुआ कि डीएनए मटेरियल और जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी शक्ल में हो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में बिल्कुल होता है, राउंडेड होता है, और प्लांट्स के केस में ये पेरिफेरी यानी साइड की तरफ होता है क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो सबसे बड़ा और सेंटर में उसकी पोजीशन होती है। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो न्यूक्लियस की, वैसे तो ये स्फेरिकल इन शेप है या ओवल सा होता है। जितने सारे सेल्स हैं दुनिया में ज़्यादातर उनमें न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है। एक वक्त में एक ही न्यूक्लियस होगा तो उसको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर किसी सेल में दो न्यूक्लियस है तो उन्हें बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, और अगर किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो तब नज़र आता है कि जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से न्यूक्लियस की शेप जो है वो डिवाइड करते हुए सेल के अंदर नज़र नहीं आती। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए और उसके साथ प्रोटीन्स शामिल होती हैं उस शक्ल में होता है, और बिल्कुल रफ स्कैटर्ड नेटवर्क की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल भी होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना शुरू करना होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंडेंस और कॉइल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो मखसूस स्ट्रक्चर्स को पैदा करता है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। हर जो स्पीशी है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसानों में जो सेल है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के हिस्सों की। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं आम ज़बान में, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्ज़र्व किया तो मालूम हुआ कि ये डबल मेम्ब्रेन है। और डबल मेम्ब्रेन यानी इसमें दो मेम्ब्रेन जो हैं वो इकट्ठी होकर उन्होंने एक पूरी बड़ी मेम्ब्रेन को बनाया है स्ट्रक्चर, जिसने न्यूक्लियस को घेरा डाला हुआ है। तो इसलिए इसी वजह से इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहने के बजाय फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कहा जाता है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है और बाहर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, दोनों के दरमियान में जो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर चीज़ों के ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जगह जगह छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर जो उनकी मदद से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो एग्स हैं वो भी आपको पता है कि सेल है, रिप्रोडक्टिव एक सेल है जो कि फीमेल की बॉडी में बनता है ओवरी के थ्रू। तो उसको अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें न्यूक्लियस में 3000 पोर्स जो हैं वो 30,000 जो पोर्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि खून में पाए जाते हैं। तो इनमें बहुत कम पोर होते हैं क्योंकि वैसे रेड ब्लड सेल्स में ज़्यादातर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये एक छोटी सी राउंडेड बॉडी है। इसको अगर सेल को स्टेन करें तो ये डार्कर अपीयरेंस में नज़र आती है, गोल होती है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक साइड पर करके पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाइल होते हैं और राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। ये आरएनए की तीसरी एक किस्म है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका जो न्यूक्लियोलस का जो रीजन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया है जहाँ पर राइबोसोम्स को बनाने वाले जो सब यूनिट्स हैं जो हमने पढ़े थे, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा जो है वो गैर शफाफ नज़र आता है, दानेदार नज़र आता है। दूसरा जो हिस्सा है वो फिब्रिलर एरिया है जहाँ पर राइबोसोम का जो अपना डीएनए है और आरएनए जो है वो मौजूद होता है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो खासा ज़्यादा है, इसलिए उस एरिया को फिब्रिलर एरिया कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो है
क्रोमेटिन मटेरियल उनकी कंडेंसिंग और कॉइलिंग से बनता है। ये तब होता है जब सेल डिवाइड करता है, ताकि क्रोमेटिन मटेरियल को इक्वल तादाद में इक्वल करके तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम्स जो है उनका नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड ही रहता है, लेकिन उससे पहले डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी कॉपी पहले तैयार कर लेता है। तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप क्रोमोसोम को रख कर देखें तो उसमें आपको वो बाजू बने हुए नजर आएंगे, जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं, और वो दरमियान में एक गोल राउंड बॉडी के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम सेल की डिवीजन के वक्त जो है वो बनते हैं, उसके बाद वो उसी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में नज़र आते हैं। सो एक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए के साथ क्रोमेटिन मटेरियल को बनाती हैं। हर जो स्पीशी है उसमें क्रोमोसोम्स की एक मखसूस तादाद बनती है, और वो नंबर जो है वो फिक्स्ड रहता है। मिसाल के तौर पर इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, फ्रॉग्स में 26, चिंपैंजी में 48, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में फॉर एग्जांपल 8 क्रोमोसोम है। इसी तरह अनियन में 16, पोटैटो में 48, गार्डन पीस जिसे हम मटर कहते हैं उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर जो है वो डिप्लॉयड शक्ल में होते हैं, और जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस से क्योंकि बनते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, डिप्लॉयड का आधा रह जाता है, इसलिए हम वहाँ हैप्लॉयड का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है सेंट्रोमियर सेंटर में, वो काइनेटोकोर से मिलकर बनी है और इसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो फोल्ड और कॉइल हुआ है, और इनको इसके जो दो बाजू बने हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस की शक्ल दिखाई गई है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ग्रीन कलर का दिखाया गया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसमें न्यूक्लियर पोर भी नज़र आ रहे हैं आपको, न्यूक्लियोलस भी सेंटर में नज़र आ रहा है, क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, उसे क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोलते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स के मिलने से बनता है, और अभी उसने क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार नहीं की है। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो सेल है उसके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उनका न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो सेल है उनमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, जिनके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, और उनका प्रॉपर प्रोमिनेंट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है वो नज़र आता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंजाई, अलजी, प्लांट्स और एनिमल्स। वैसे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन इसको पॉइंट्स की शक्ल में अगर आप कर लें तो आपके लिए आसान होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें प्लांट्स में और फंजाई में और अलजी में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट्स में और अलजी में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंजाई में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। तो यहाँ पर कंपाउंड जो है वो फ़र्क है। उसके बाद है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये बाइनरी फिशन के ज़रिए जो है वो उसमें पेरेंट सेल अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और इसमें माइटोटिक अपरेटस नहीं बनता क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि एनिमल प्लांट सेल वगैरह में अगर हम देखें तो माइटोटिक अपरेटस बनता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है, और जो क्रोमोसोम है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, और वो तकसीम का वो अमल या तो माइटोसिस होता है या फिर वो मियोसिस होता है। माइटोसिस में आम सेल्स डिवाइड करते हैं, मियोसिस के थ्रू गैमेट्स जो है वो बनते हैं, यानी कि एग और स्पर्म। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, उनमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, पेरोक्सियोसोम, ग्लाइकोसियोसोम, ये सारे हमने पढ़े थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तमाम सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ सेंट्रियोल भी नहीं है। और यहाँ पर एक और अहम बात बता दूं कि सिर्फ राइबोसोम है जो कि दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो छोटे साइज़ का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो बड़े साइज़ का होता है। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है उसका साइज़ 70S यानी स्वेडबर्ग है, एस से मतलब है यहाँ पर स्वेडबर्ग, जबकि 80S जो है
उसमें जो साइज़ है यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का वो 80S है। तो दोनों के साइज़ में वाजिया फ़र्क है। स्वेडबर्ग यहाँ एस को जो है वो स्वेडबर्ग शो करता है। स्वेडबर्ग एक यूनिट का नाम है जो कि राइबोसोम के जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और इसका साइज़ मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है। अच्छा जी, इसी तरह और छोटी छोटी बड़ी सारी जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंसेस है वो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये आपने इस तरह से एक्सप्लेन करनी है।